नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है जीएस के कुछ क्वेश्चंस पर बात करने का, या जीएस की जो श्रृंखला है उसमें कुछ जो हमारे डेली करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ स्लाइड्स हैं उन पर बात करने का। तो चैनल की शुरुआत या आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ट्रांसफ़र करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नई नई वीडियोस की जो जानकारी है वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो समय ख़राब ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहली स्लाइड आप सभी के लिए ये रही। लिखा हुआ है, भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर विकास के लिए समझौता किया है। सेमीकंडक्टर आने वाले समय की या कहें कि फ्यूचर की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत और जापान के बीच का एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। यदि हम जापान की बात करते हैं तो जापान की जो राजधानी है वो क्या है, आपकी टोक्यो है। जापान की राजधानी का नाम क्या है? जापान की राजधानी का नाम आपका टोक्यो है। टोक्यो के बारे में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक शहर है। प्रधानमंत्री जो हैं वो फुमियो किशिदा हैं, और यहाँ की जो मुद्रा है वो जापानी येन है। यदि हम बात करते हैं भारत के साथ, तो भारत के जो आपके आईटी मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव ने क्या है, इस समझौते को जापान के साथ किया है। और ये विनिर्माण, उपकरण, अनुसंधान, डिजाइन, प्रतिभा विकास और आपूर्ति पर आधारित एक समझौता है। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मिशन की, तो जापान के साथ समझौता ज्ञापन भारत की क्षमताओं में दुनिया के विश्वास और भारत में एक व्यापक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए क्या है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेशनल पोकर सीरीज हुई है जो कि अमेरिका में आयोजित होती है। इस नेशनल पोकर सीरीज में किसी भारतीय के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी जो पुरस्कार राशि है वो जीती गई है। तो किस भारतीय के द्वारा अमेरिका में नेशनल पोकर सीरीज में सबसे बड़ी भारतीय राशि को जीता गया है? तो उनका नाम है अनिर्बान दास। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनिर्बान दास। अनिर्बान दास के द्वारा क्या है, ये पुरस्कार राशि जो है वो जीती गई है। अनिर्बान दास ने क्या है, अमेरिका में सबसे बड़ी पोकर राशि को जीता है। कहा जाता है कि इस पुरस्कार की जो राशि है वो $4,30,200 के समथिंग है। ठीक है, इतनी बड़ी नगद पुरस्कार राशि जीतने वाले वो पहले भारतीय बने हैं, और उन्होंने ऐसा कर कर क्या है, इतिहास रच दिया है। तो अनिर्बान दास जो हैं सबसे बड़ी पोकर में इनामी राशि जीतने वाले अब तक के सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस इनामी राशि को जीता है। यदि हम अनिर्बान दास की बात करते हैं, तो अनिर्बान ने द नेशनल पोकर सीरीज इंडिया 2023 में रजत पदक जीतकर अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित प्रतिष्ठित WSOP में भारत का प्रतिनिधित्व करने का स्थान अर्जित किया था। वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर WSOP पैराडाइज नेवादा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले पोकर टूर्नामेंटों में से एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों की एक श्रृंखला है, और 2004 से सीजर्स इंटरटेनमेंट के द्वारा ये प्रायोजित होता है। पोकर की 2023 सीरीज की यदि हम बात करते हैं, तो यह 54वां संस्करण था। यह लॉस वेगास नेवादा अमेरिका का एक प्रांत है में हॉर्स लू लॉस वेगास और पेरिस लॉस वेगास में हुआ। चैंपियन जो थे वो डैनियल वेनमैन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के। जबकि भारत के अनिर्बान दास के द्वारा सबसे बड़ी पुरस्कार राशि इस पोकर प्रतियोगिता में अब तक जीती गई है। कीमत है या उस पुरस्कार राशि की जो वैल्यू है वो $4,30,200 है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर चर्चा में रही।
हाल ही में पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर चर्चा में रही जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही क्या है क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि वो संन्यास लेकर अपने धर्म यानी कि इस्लाम के प्रति जो है ज़्यादा सकारात्मक तरीके से कहे कि अपने धर्म के कायदे कानून या नियमों का उचित तरीके से पालन कर सकेंगी। तो अमेरिका की इस खिलाड़ी ने क्या है अभी हाल ही में संन्यास ले लिया और उसका नाम है आयशा नसीम। ठीक है, इस क्रिकेटर का नाम क्या है? इस क्रिकेटर का नाम है आयशा नसीम। ये पाकिस्तान की क्रिकेटर है और अभी हाल ही में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आयशा नसीम, उन्होंने अपने खेल करियर से जो है संन्यास ले लिया है, तो वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, पाकिस्तान की हैं। इन्होंने पाकिस्तान की ओर से महिला T20 विश्व कप और 2020 में थाईलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में पदार्पण किया। आयशा ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की। आयशा ने 30 T20 और 4 वनडे मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है और दोनों प्रारूपों में क्रमशः 369 और 33 रन बनाए हैं। उन्होंने इस्लाम के अनुसार अधिक पवित्र जीवन जीने के लिए अपने खेल करियर से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। यदि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 मई 1949 को की गई। वर्तमान अध्यक्ष अहमद शहजाद फारूक राणा है। कार्यवाहक चुनाव आयुक्त भी यही है। CEO फैसल हसनैन है। पुरुष कोच शकलन मुश्ताक हैं और महिला कोच डेविड हेम्प जो हैं वो वर्तमान में PCB में नियुक्त हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बात करते हैं। DG पॉल DG राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल का नया जो महानिदेशक है वो DG राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। किसके लिए? DG राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल का नया DG नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक होंगे, ये कौन से होंगे? 25वें होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो DG राकेश पाल को ही क्या है ये इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। यदि हम DG राकेश पाल के बारे में बात करते हैं तो वो 25वें महानिदेशक होंगे। 2013 में सफल सेवा के लिए तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें ICG के पहले गनर होने की मान्यता भी प्राप्त है। उन्होंने ICG जहाजों की सभी श्रेणियों की कमान संभाली है। ICGS समर्थ, ICGS विजित, ICGS सुचेता कृपलानी, ICGS अहिल्याबाई और ICGS C03 उनके जो है करियर के कुछ विमान जो है जहाज रहे हैं जिन पर उन्होंने उनकी कमान संभाली है। उन्होंने गुजरात के अग्रिम क्षेत्र के 2 तटरक्षक अड्डों यानी कि ओखा और वाडिनौर की भी कमान भी संभाली है। यदि हम भारतीय तटरक्षक बल की बात करते हैं तो इसका 18 अगस्त 1978 को इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तटरक्षक जो कमांडर पश्चिमी समुद्र तट के हैं KR सुरेश हैं। तटरक्षक कमांडर पूर्वी समुद्र तट के S परमेश हैं। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DG राकेश पाल के लिए भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किस टेक दिग्गज के साथ मेटा कंपनी अगली पीढ़ी के एक बड़े भाषा मॉडल को पेश करने और लामा 2 के नाम से जानी जाने वाली तकनीक बनाने के लिए साझेदारी कर रही है। यानी कि संक्षिप्त में यदि हम बात करें तो एक कंपनी है टेक कंपनी, इसका नाम है मेटा। मेटा कंपनी अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज के संदर्भ में तो किस कंपनी के साथ ये जो है अपनी शेयर जो पार्टनरशिप कर रही है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक सहयोग जो है
समझौता ज्ञापन पर इनका सहयोग हुआ है और ये एक दूसरे की क्या है, मदद करेंगे। तो मेटा कंपनी जो है वो एक बड़े भाषा मॉडल के लिए क्या है, पेश करने के लिए और लामा 2 के नाम से जाने वाली तकनीक बनाने के लिए साझेदारी कर रही है। और ये साझेदारी किसके साथ होगी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ होगी। ये अनुसंधान और व्यवसाय के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा, जिससे डेवलपर्स और व्यवसायों की अगली पीढ़ी के जेनरिक एआई टूल रखने में मदद मिलेगी। मेटा ने फरवरी 2023 में लामा का पहले संस्करण पहला ही जारी कर दिया। लाना का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मेटा लाना लार्ज लैंग्वेज लामा है। लामा का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा। सही है। मेटा की बात करते हैं तो पूर्व में ये फेसबुक इंक के नाम से जानी जाती थी। 4 जनवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई। संस्थापक इसके मार्क जुकरबर्ग रहे, इनके कुछ साथी और भी रहे। मुख्यालय कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएस में है। अध्यक्ष और सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। सीओओ जेवियर ओलिवन है। सीएफओ सुसान ली। सीटीओ एंड्रू बोसवर्थ और सीपीओ क्रिस कॉक्स को जो है इसका बनाया गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। टेस्ला एक कंपनी है जो कैसे है, ड्राइवर रहित वाहनों के निर्माण के लिए जानी जाती है, या कहें टेस्ला के द्वारा जो है ड्राइवर रहित विमानों की जो है श्रृंखला का परीक्षण किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में टेस्ला डोजो सुपर कंप्यूटर पर 1 बिलियन से अधिक का खर्च करेगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेस्ला कौन से सुपर कंप्यूटर को बना रही है। टेस्ला कौन से सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रही है। तो टेस्ला डोजो सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रही है। कौन से सुपर कंप्यूटर का, डोजो सुपर कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डोजो सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है, तो डोजो सुपर कंप्यूटर जो है वो टेस्ला के द्वारा बनाया जाएगा और यह बनाया जा रहा है। इस पर कितना, लगभग 1 बिलियन से अधिक जो है $1 बिलियन से अधिक का खर्चा आएगा। टेस्ला ने अपने स्वचालित वाहनों के बेड़े को प्रशिक्षित करने के लिए अपने इन हाउस डोजो सुपर कंप्यूटर का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे भारी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि नया डोजो सुपर कंप्यूटर टेस्ला के द्वारा डिजाइन किए गए चिप्स का उपयोग करके बनाया जा रहा है। टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 में, मुख्यालय टेक्सास यूएस में। सीईओ एलन मस्क हैं, अध्यक्ष रॉबिन डेन होम है। जो एलन मस्क हैं स्पेस एक्स के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और उसी की कंपनी है टेस्ला, जो कि ड्राइवरलेस वाहनों के उत्पादन के लिए जो काम कर रही है और उसी के लिए वो डोजो सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रही है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जेट एयरवेज। जेट एयरवेज क्या है, जेट एयरवेज एक विमानन सेवा से संबंधित कंपनी है। तो जेट एयरवेज ने क्या है, अभी हाल ही में 2 पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ की नियुक्ति की है। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि जेट एयरवेज ने कितने पूर्णकालिक निदेशक और कितने सीएफओ की नियुक्ति की है, तो ग्राउंडेड जेट एयरवेज के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए। ग्राउंडेड जेट एयरवेज के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुंदरम रमेश के लिए जो है क्या है, मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। सही है। बंद पड़ी जेट एयरवेज ने 2 पूर्णकालिक निदेशकों और एक गैर कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की घोषणा की है। सुंदरम रमेश को पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय सचिव या अधिकारी, गौतम आचार्य को पूर्णकालिक निदेशक और राजेश प्रसाद को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फाइलिंग के अनुसार नियुक्तियां लागू कानूनों का अनुपूरण सुनिश्चित करने, कंपनी रजिस्ट्रार के साथ फाइलिंग निष्पादित करने और समाधान योजना के कार्यान्वयन में सहायता करने के उद्देश्य से की गई हैं। इस साल अप्रैल में जेट एयरवेज के नामित सीईओ संजीव कपूर ने पद छोड़ दिया था और इसके बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अपने पदों से इस्तीफा दे दिया गया। यदि हम जेट एयरवेज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1992 में
मुख्यालय दिल्ली एनसीआर यानी कि भारत में की गई। गैर कार्यकारी अध्यक्ष मुरारी लाल जालान है और सीएफओ विप्ला गुनाटिलेका जो है वर्तमान में इसके सीएफओ हैं। तो मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुंदरम रमेश के लिए अभी जेट एयरवेज के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच में क्या है? एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो क्वेश्चन ये इससे संबंधित कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता के प्रावधान की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन ये है। तो यदि हम बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो केनरा बैंक के साथ संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्या है? एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह समझौता ज्ञापन क्या कहता है, जरा इसके बारे में भी सुनते हैं। यह समझौता ज्ञापन उन कलाकारों से संबंधित है जो कि 60 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं और अपने जो कार्यकारी जीवन यानी कि 60 वर्ष से पहले के जीवन में क्या है, वो किसी न किसी रंगमंच की कलाकार या कहें किसी न किसी क्षेत्र से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इस योजना के तहत जो है कलाकार की जो राशि है वो 48,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। ठीक है। इस योजना के तहत राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश के कला एवं संस्कृति विभाग या क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वर्ष 2023-24 के लिए बी में 26 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। धन की पारदर्शिता और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए योजना दिशा निर्देश चयनित लाभार्थियों के खाते में राशि के सीधे हस्तांतरण का प्रावधान करते हैं, यानी कि ये जो राशि है वो सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ऐसा जो काम है वो संस्कृति मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच एक समझौते में हुआ है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय के द्वारा जो है जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार को जीता गया है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंत्रालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार को जीता है, तो कोयला मंत्रालय ने क्या है, इस पुरस्कार को जीता है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ सहभागिता श्रेणी में सम्मानित किया गया है? कोयला मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ सहभागिता श्रेणी में सम्मानित किया गया है। कोयला मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ सहभागिता श्रेणी में कोल इंडिया लिमिटेड CIL को राइजिंग स्टार और NLC इंडिया लिमिटेड को समय पर भुगतान श्रेणी में सम्मानित किया गया है। कोयला मंत्रालय को वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कोयला मंत्रालय की यदि हम बात करते हैं तो इसके मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, सचिव अमृतलाल मीणा है, अतिरिक्त सचिव की यदि हम बात करते हैं तो विनोद कुमार तिवारी हैं। यदि पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 के दौरान कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU ने 21,500 करोड़ रुपए की बोलियां प्रकाशित करके गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म में अटूट विश्वास को जो है प्रदर्शित किया है। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा क्या है, इस पुरस्कार को जीता गया है और उसका नाम है सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम्स के लिए आपसे इंपॉर्टेंट है। आज की लास्ट स्लाइड है वो भारत और श्रीलंका के बीच संबंधित है। भारत और श्रीलंका के बीच रुपए के आदान प्रदान के लिए या कहें वित्तीय लेन देन के लिए जो है भारत ने श्रीलंका में UPI को लॉन्च करने के लिए समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर पूछा जाए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UPI एप्लीकेशन स्वीकृति के लिए नेटवर्क टू नेटवर्क समझौते का आदान प्रदान किया है, तो ये काम किसके द्वारा किया गया है, श्रीलंका के बीच किया गया है। किसके बीच, श्रीलंका के बीच किया गया है। यदि हम बात करते हैं इसके अलावा फ्रांस में भी क्या है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंगापुर में भी इस भुगतान प्रणाली पर जो है समझौता हो चुका है। UAE में भी क्या है कि इसके लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3 देश ऑलरेडी पहले से हैं। कौन कौन से,
नंबर 1 सिंगापुर, नंबर 2 जो आता है वो आता है आपका फ्रांस, और नंबर 3 जो आता है वो आता है यूएई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो हैं उनके साथ भारत का ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हो चुका है। यानी कि भारत अपने यूपीआई पे का जो प्रयोग है वो श्रीलंका में कर सकता है, जो है सिंगापुर में कर सकता है, फ्रांस में कर सकता है, और इसके साथ साथ जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भी क्या है इसका भुगतान कर सकता है। 24 घंटे कैश प्रदान करने से संबंधित जो है ये सुविधा है, यूपीआई की सुविधा है। तो कहीं ना कहीं अब ये देश आपस में एक दूसरे के बीच जो है कैश का भुगतान यानी कि जो मुद्रा है उसका नगद भुगतान या कहें कि डिजिटली रूप से उसका भुगतान ये कर सकेंगे। चलिए, तो ये थी हमारी आज की स्लाइड्स। यदि आपको ये स्लाइड्स अच्छी लगी हो, यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। और यदि आपके कुछ सुझाव है तो भी वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप हमारे अंदर कुछ कमियां देखते हैं तो उन कमियों के बारे में बता सकते हैं। तो आपके सुझावों का स्वागत किया जाएगा। निश्चित ही हम और हमारी टीम के द्वारा आपके जो विचार हैं, आपके जो कमेंट हैं उन पर कार्य किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।